वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों से संबंधित वर्णों के उच्चारण स्थान से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक टेट एग्जाम में, यूपी डीएलएड के प्रत्येक सेमेस्टर में, बीएड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी कंपलसरी होता है उनमें एक प्रश्न जरूर बनता है। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, उच्चारण स्थान। उच्चारण, सबसे पहले आपको उच्चारण ही पता करना होगा। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण मीन्स होता है बोलना। ठीक, क्या होता है? बोलना। कुछ भी उच्चारित करना, बोलना, स्पीक। ठीक है, उच्चारण का मीन्स ही होता है बोलना। और स्थान का मीन्स होता है प्लेस, कि किस स्थान से। ठीक है, तो उच्चारण स्थान दोनों का मिलकर क्या बना कि बोले जाने वाला स्थान। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जिस प्रकार से आप जानते होंगे, हमारे प्रत्येक कार्य का एक सुनिश्चित स्थान होता है, चाहे वो बैठने का हो, खाने का हो, कोई भी कार्य करने का हो, चाहे हमारे वो पढ़ाई से संबंधित स्थान हो। हम उसी प्रकार से हमारे महर्षि पाणि जी ने वर्णों को बोलने का एक सुनिश्चित स्थान भी बता दिया है, जहाँ से हम बोलते हैं। जिस भी स्थान से हम उच्चारित करते हैं, मुख के जिस पार्ट से हम उच्चारित करते हैं, वह उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वर्णों को उच्चारित करते समय, जैसे वर्ण हम उच्चारित करते हैं मुख के किसी न किसी पार्ट से करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मूर्धा, तालु, जिह्वा, नाक, ओष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, कंठ, ये सारे क्या है? हमारे उच्चारण स्थान ही है। क्योंकि हम जो भी वर्ण उच्चारित करते हैं वो किसी ना किसी मुख के किसी ना किसी भाग से ही उच्चारित करते हैं। तो वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के विभिन्न भाग को, जिस भाग को उच्चारित करते समय हमारा उच्चारण स्थान हो जाता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 फैक्ट और बता देती हूँ, जो मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। चलिए, पहला फैक्ट तो यही है कि पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है। ये पूछा गया है कि पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि समास की संख्या कितनी है, प्रत्याहार की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। उसी प्रकार से उच्चारण स्थान की संख्या भी पूछी जा सकती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या कितनी, आप 8 बताएंगे। पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या 8 है। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट है, जो पहला उच्चारण स्थान है वह किसको माना गया? तो पहला उच्चारण स्थान जो है हृदय को माना गया, हमारे हार्ट को माना गया है। बिकॉज जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम उच्चारित करना चाहते हैं, जो भी हमारे मुख से ध्वनि उच्चारित होती है, सबसे पहले वो हमारे हृदय में आती है, हमारे उर में आती है। हृदय को उर भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट में आएगी तभी तो हम उसे बोलेंगे। इसीलिए उच्चारण स्थान में सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है उसे हृदय को माना गया। ये 2 फैक्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या 8 है और नेक्स्ट है पहला उच्चारण स्थान हृदय को माना गया। चलिए शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। पहला उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, हृदय। ठीक है, कंठ से आपको बताती हूँ, इसका आपको सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज को याद करने की ट्रिक आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप सूत्र अच्छे से कंठस्थ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ट्रिक बना लिए करना, लेकिन ये जो सूत्र होते हैं संस्कृत को, इनको आपको कंठस्थ करना। अक्को विसर्जिया नाम कंठा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ जाकर ऊपर रहा है। संस्कृत टाइपिंग होते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आपको इस सूत्र को सॉल्व करके बताते हैं। कंठ, कंठ का उच्चारण, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? चलिए, सबसे पहला वर्ण है हमारा अ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, तो पहला जो होता है हमारा अ। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। ठीक है, कु, कु का मतलब होता है का वर्ग। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं जितने भी आपको हैं, वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए। का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, सारे वर्ग आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, का यानी अर्थात का वर्ग। का वर्ग में हमारे आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, आप एक बार स्वयं से उच्चारित करके दीजिए, क, ख, ग, घ, घ, अंगा। मेरा गला खराब है, सॉरी। ठीक है, और हमारा ह। ठीक है, हा, ये हमारा उष्म व्यंजन है। हाँ, हमारा क्या है? उष्म व्यंजन है। ठीक है, सही से लिखा नहीं जा रहा। हाँ, हमारा उष्म व्यंजन है। इसका भी हमारा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखिए, आप उच्चारित स्वयं उच्चारित करके दीजिए, ह, ह, कंठ, कंठ से उच्चारित हो रहा है, तो इसका अकु विसर्जिया नाम कंठ। अ से अ, क से कवर, क, ख, ग, घ, अंगा, ह से ह, और विसर्ज, विसर्ज से होता है हमारा विसर्ग। आप विसर्ग अच्छे से जानते होंगे, कभी संस्कृत पढ़ी होगी तो विसर्ग, विसर्ग ये होते हैं 2 बिंदियां जो होती है लास्ट में। ठीक है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। राम, ये क्या लिखा है? राम लिखा है। अगर राम के आगे विसर्ग लग जाए तो इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे? रामः, रामः।
ठीक है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी हमारा कंठ ही होता है, ध्यान रखिएगा। इस सूत्र को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अको विसर्जना नाम कंठा, अ का उच्चारण स्थान कावर, क खा ग अंगा, हा का उच्चारण स्थान विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। उच्चारित करके देख लीजिएगा, रामः, अ ह क खा ग अंगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, तालु। ठीक है, दूसरा हमारा उच्चारण स्थान है तालु। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। क्या है सूत्र, इचु यशानाम तालु। चलिए इस सूत्र को तोड़ के देखिए, ई अर्थात ई च अर्थात च वर्ग। अब चा वर्ग में क्या क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था, स्पर्श व्यंजन जितने भी वर्ग हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। च छ ज झ या, ओके। चा वर्ग च छ ज और झ या, च छ ज झ या, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ध्यान रखिएगा, इचु यशा नाम तालु अर्थात ई च से च वर्ग या और देख लीजिए या। ठीक है, या का उच्चारण स्थान भी तालु हमारा। या क्या, या ल वा, जैसे कि आप देख रहे हैं या क्या है हमारा, या हमारा अर्ध स्वर है। ठीक है, तो या का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु। आप स्वयं उच्चारित करके देखिए, य तालु से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इचु यशा नाम तालु, ई अर्थात ई, चा वर्ग च छ झ या अर्थात या अर्ध स्वर। ठीक है, ये तालु से उच्चारित होते हैं, ई चा वर्ग और या। ये सूत्र आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, अब आप सोचेंगे मूर्धा क्या होता है। मूर्धा होता है हमारे तालु के पीछे का भाग। तालु क्या होता है, जीवा के जो ऊपर का भाग होता है ना, जहाँ बाई चांस हम गर्म खा लेते हैं तो ऊपर का जल जाता है, तो उसे तालु कहते हैं। और तालु के जो जस्ट पीछे का भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आपको अब सूत्र को तोड़कर बताते हैं। री अर्थात री से ऋषि बोलते हैं जिसे आप। ठीक है, टा अर्थात टू अर्थात टावर्ग। टावर्ग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, टावर्ग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग में कितने 5 वर्ण होते हैं, टावर्ग में 5 वर्ण है। देख लीजिए कौन कौन सा है, पहला ट, दूसरा ठ, ड, ढ और न। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए, ट ठ ड ढ न। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है हमारा मूर्धा। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, टावर्ग टा ठ ढ न का उच्चारण स्थान मूर्धा। ये रा देख लीजिए, ये भी अर्ध स्वर है हमारा, य र ल व अर्ध स्वर है। र का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा। और लास्ट में आपको शेष षटकोण बोलते हो ना इसे, श, इसका भी उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, मूर्धा किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा है हमारा री, ट ठ ड ढ न, र और श। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दंत। दंत अर्थात तित, जो हमारे दांत से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से वर्ण हैं, चलिए सूत्र देखते हैं। ऋतु लसा नाम दंतः। क्या है, ऋतु लसा नाम दंतः अर्थात सूत्र को हम एक बार तोड़ के देखते हैं। देखिए री क्या लिखा है, क्या लिखा है, री अर्थात री, ला नहीं है, ये री है। ठीक है, ला मत समझिएगा। तू अर्थात तावर्ग। अब तावर्ग में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तावर्ग में आप क्या आते हैं, त, थ, द, ध, न। ठीक है, अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको। तावर्ग में आते हैं ता थ द न। हमारा नेक्स्ट है ल। ठीक है, ल अर्थात ल। ठीक है, स अर्थात स। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। आप स्वयं उच्चारित करके देखिए, ली। देखिए आपकी जो जीवा है वो कहाँ स्पर्श होगी, आपकी जीवा दंत पर स्पर्श होगी। तावर्ग त, थ, द, ध, न उच्चारित कीजिए, आपको स्वयं समझ आ जाएगा। त, थ, द, ध, न, आपकी जीवा जो है वो आपके दंत को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट देखिए ल बोल के देखिए, उच्चारित करिए। ल कहाँ स्पर्श कर रहा है, आपके दंत को स्पर्श कर रहा है। सा का उच्चारण कीजिए। देखिए स, ये छोटा वाला सा सपेरे वाला सा है, बड़ा वाला सा नहीं है। स देखिए आपको दंत को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इस सूत्र से आपको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ऋतु लसा नाम दंता अर्थात ली का, तावर्ग का, ला का और सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा दंत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं ओष्ठ। उपोपध्यानिया नाम ओष्ठ, उपोपध्यानिया नाम ओष्ठ। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपको यहाँ दे रहा है उ अर्थात उ। ठीक है, प अर्थात पावर्ग। अगर आपको संधि विच्छेद करनी आती होगी तो आप अच्छे से क्लियर कर लो। देखिए उप, ये जो छोटा उ बड़ा उ लगा है नीचे, ये उपपध्यानाम,
ये एक अलग शब्द है, ठीक है। इस शब्द को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। पहले आपको पा वर्ग में बता देती हूँ, पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पा वर्ग में आते हैं हमारा प, फ, ब, भ, म, ठीक है। आप इसको उच्चारित करके देखिए, इस पंचम वर्ण को आप उच्चारित करके देखिए। प, फ, ब, भ, म कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? आपके जो लिप्स हैं, आपके जो ओष्ठ है वो आपस में टच कर रहे होंगे। आप अच्छे से उच्चारित करके देखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेकिन आपको ये सूत्र याद नहीं है, तब जो भी आपको वर्ण आता है आप उसको स्वयं से उच्चारित करके देखिएगा। शायद आपको पता चल जाए कि जो वर्ण आप उच्चारित कर रहे हैं वो किस पार्ट को टच हो रहा है, ठीक है। आप इसको प, फ, ब, भ, म, आपके जितने भी पंचम वर्ण हैं ये आपके ओष्ठ को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन प वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। चलिए उपपद्यानाम, इस शब्द की आपको बता देती हूँ ये क्यों आया है, ठीक है। इसका तात्पर्य है प और फ। प और फ से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आए, अर्ध विसर्ग, जैसे कि आप जानते हो विसर्ग क्या होता है। विसर्ग दो छोटे छोटे ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान से देखिए, ये पूरे विसर्ग है, ये पूरे विसर्ग है, ठीक है। पूरे विसर्ग है, इन्हें काट दिया जाए तो क्या बनेंगे? अर्ध विसर्ग बनेंगे। अर्ध विसर्ग कैसे होते हैं? अर्ध विसर्ग होते हैं ऐसे, जो ऊपर से ढके नहीं होते, ठीक है। अगर पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग आए तो उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही होता है। और एक बार होता है, आप ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रयोग होता है मोस्ट ऑफ आयोग वह में होता है, ठीक है। चलिए आपको ओष्ठ का समझ आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करते हैं। ओष्ठ, उपोपध्यानानाम ओष्ठ, अर्थात ऊका, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा और पा और फा से पहले यदि अर्ध स्वर आए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। आप स्वयं से उच्चारित कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, इस यम गणना नाम नासिका च, चा का अर्थ होता है और, ठीक है। नासिका का मीन्स आप समझ गए होंगे, अर्थात नासिका नोज, नाक से उच्चारित होने वाले, आप इतना समझ गए होंगे कि यम गणना नाम नासिका चे, कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा नासिका होता है। लेकिन चा क्यों आया? चा इसलिए आया, चा का मीन्स होता है और, अर्थात नासिका और मुख से, नासिका और मुख से, कि ये जो पंचम वर्ण है यम गणना न, यम गण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका से तो होता ही होता है। नासिका के साथ साथ मुख से भी उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि आपने कंठ देखा, तालु देखा, मूर्धा देखा, दंत देखा, ओष्ठ देखा, इन सब में आपने क्या देखा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन सभी वर्णों के ये लास्ट अंतिम वर्ण है। यह हमारा तालु में आया था, ठीक है, चा वर्ग का है। या जो है चा वर्ग का अंतिम वर्ण है, ठीक है। माँ जो है, माँ कहाँ देखा था आपने? माँ आपने देखा था पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग में देखा था। यहाँ कहाँ देखा था? अंगा कहाँ देखा था आपने? का वर्ग में देखा था, कहा गंगा, ठीक है। ना कहाँ देखा था आपने? ना देखा टा, ठा, रा, ढा, ना, ठीक है, टा वर्ग में देखा था। ना कहाँ देखा था आपने? ना देखा था आपने ता वर्ग में, ता, था, दादा, ना, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान मुख है, मुख के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार आपको देखिए नीचे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये रहा य, म, अंगा, ण और न। यम गणना नाम नासिका च, अर्थात यम गणनम, देखिए उच्चारित कीजिए, यम गणनम, नासिका से भी उच्चारित हो रहे हैं। नासिका के साथ साथ इनका जो पूर्व उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उनसे भी ये उच्चारित हो रहे हैं। चलिए एक बार आपको और क्लियर करके बता देती हूँ। या का उच्चारण स्थान क्या है आपका? या का उच्चारण स्थान आपका तालु है, क्योंकि हमारा जो चा वर्ग है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ये चा वर्ग का अंतिम वर्ण है, ठीक है। और नासिका दो हो चुके इसके, ठीक है। नासिका, माँ का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ओष्ठ। प्रथम क्या है नासिका का? ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ ध्यान रखिएगा। ओष्ठ क्यों है? क्योंकि पा अंतिम वर्ण है, पा वर्ग का अंतिम वर्ण है, मा, पा, फा, बा, मा, अर्थात ओष्ठ और नासिका। आप इसको स्वयं से उच्चारित कीजिए। अगर स्वयं से उच्चारित करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंगा। अंगा का मतलब का, खा, गा, अंगा, का वर्ग का अंतिम वर्ण, का वर्ग का हमारा कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। कहाँ से उच्चारित होता है? हमारा कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है, कंठ से उच्चारित होता है। और अंगा, नासिका, ठीक है, दो उच्चारण स्थान है इनके। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके दो उच्चारण स्थान है, तो वह हमारे यम गण नम, ठीक है। ना किसका है हमारा? ना हमारा बताइए, ना किसका है? ना है हमारा मूर्धा का। और मूर्धा क्यों है? क्योंकि हमारा टा वर्ग किसका है? ये टा वर्ग से लिया गया। टा वर्ग का अंतिम वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। एक तो मूर्धा हो गया और दूसरा नासिका, ठीक है। नासिका तो सभी का है, ठीक है, इनका, ठीक है। ना का नासिका न उच्चारित कीजिए, नासिका से हो रहा है, ठीक है। और ना हमारा किससे होता है? दंत से होता है। किस वर्ग का अंतिम वर्ण है? ये हमारा ता वर्ग का अंतिम वर्ण है, अर्थात त, थ, द, ध, न, त, थ, द, न, किसका है? ये दंत का, ठीक है। इन्हें नोट्स बना लीजिएगा। मुझे बहुत संस्कृत टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सारी चीजें नहीं टाइप की, ठीक है। आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ए दो तो कंठ तालु। चलिए इसका मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। इसका आप ध्यान से देखिए, इसमें संधि विच्छेद हो रही है। क्या हो रहा है? संधि देखिए, एत और एत, कंठ तालु अर्थात कंठ और तालु, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि यम गणना नाम नासिका च, उनका उच्चारण स्थान दो दो होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इनके उच्चारण स्थान दो दो होते हैं, अर्थात दो दो ऐसे, ये दोनों कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका बता देती हूँ। इनका संधि विच्छेद कीजिए, देखिए एत क्या हो रहा है? एत और एत, ठीक है। एदेत तो हो, इनका ये होता है एत और एत। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने वाले वीडियो में मैंने आपको इत संज्ञा बताई थी। जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, इत संज्ञक वर्ण होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रत्याहार है। प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है हलंत्यम, ये देखिए हलंत, ये हलंत तो दिख रहा है आपको, हल से अंत होने वाला हलंत है ना, तो इसकी क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपे से लोप हो जाता है, आदर्श ने लोपे से लोप होकर तस्य लोपे से लोप हो जाता है, और ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा फिर? ए और आए, ठीक है। ए और आए का जो उच्चारण स्थान होता है, क्या बचा हमारे पास? ये बचा है, ठीक है। ये दो वर्ण बचे हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? इन दोनों का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और तालु। चलिए मैं आपको अच्छे से और क्लियर करके बता देती हूँ, ठीक है। अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है? ए। ये किसके मिलने से बना है? ये हमारा बना है ए प्लस ए से मिलकर बना है, और प्लस ई। ए और ई को मिलने से बना है। क्या? जो हमारा ए है वो किसके मिलने से बना है? ए और ई के मिलने से बना है, ठीक है। अब आप देखिए, ए का क्या उच्चारण स्थान होता है? आ का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? आ का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, ठीक है। क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? ई का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान हमारा ई। देखिए ध्यान से देखिए, ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान हमारा तालु होता है, और ए और ई के मिलने से क्या बना है? आई बना है। तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, अर्थात कंठ और तालु। इसीलिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु दोनों होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने दूसरा वर्ण था आपका हमारा आई, ये किसके मिलने से बना है? ये हमारा बना है ए और बड़ी, ठीक है, ई, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अर्थात जब ये वर्ण इन दो वर्णों के मेल से बना है, अर्थात तो इनके उच्चारण स्थान भी इसी में उड़ जाएंगे। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओदोतो कंठोष्ठम। क्या है? ओदोतो कंठोष्ठम, अर्थात इसमें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। यही होता है, ठीक है। ओत प्लस ओत, ठीक है। ओदोतो हो, इसका संधि विच्छेद किया, हमारे पास आ गया ओत और ओत। और ये देखिए हलंतम वर्ण है। मैंने आपसे बताया था माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार होते हैं उनके हलंत्यम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। ये इत संज्ञा हो गई, आदर्शने लोपे से लोप हुआ, तस्य लोपे से लोप हो चुका था। अब हमारे पास क्या वर्ण बचे? हमारे पास दो वर्ण बचे, और औ, ठीक है। दो ओ, ठीक है। ये किन वर्णों के मेल से बना है? ये हमारा बना है अ और उ के मिलने से। किसके मेल से बना है? अ और उ के मेल से हमारा ओ बना है। अब ध्यान से देख लीजिए, ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, ठीक है। और उ का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? उ का उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। क्या है? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। जब अ और उ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ है, तो ओ किसके मेल से बना है? और ओ के मेल से बना, अर्थात ओ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ, अर्थात कंठ और ओष्ठ है। ध्यान से देख लीजिए, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। ओदोतो, ओदोतो ओत प्लस ओत, ठीक है। ओ और हमारा औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ओ भी हमारा किसके मेल से बना है? उ प्लस बड़ा उ, ठीक है। उ का उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ, ओ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ, अर्थात कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वकारस्य दंतम, वकारस्य दंत्योष्ठम, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार, वकार अर्थात वा। क्या होता है? वकार अर्थात वा। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। आप स्वयं से उच्चारित करके देखिए, वा वाह। देखिए आपके जो दंत है वो आपके ओष्ठ से को स्पर्श कर रहे होंगे। वकार ओष्ठ है, वाह आप उच्चारित करके देखिए, वाह। दंत और ओष्ठ, आपके जो दंत है वो आपके ओष्ठ को स्पर्श कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राग है सूत्र, प्रागधार विसर्ग सादृश्य जीवामूल्यम, ठीक है। ये जीवामूल्यम है, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रागधार विसर्ग सादृश्य जीवामूल्यम, ठीक है। क्या है सूत्र? प्रागधार विसर्ग सादृश्य जीवामूल्यम। सूत्र समझ में आ गया आपको? चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है प्राग, प्राग होता है प्राक यानी के पहले, ठीक है। संस्कृत का वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होगा प्राक अर्थात पहले, ठीक है। अर्ध, अर्ध, अर्ध मीन्स आधा। विसर्ग, विसर्ग मीन्स विसर्ग। जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल होते हैं, जिह्वा मूल होते हैं, ठीक है। यदि आधा विसर्ग, मैंने आपको पूरा विसर्ग बताया, पूरा विसर्ग होता है हमारा ऐसे। पूरा विसर्ग कैसे होता है हमारा? ये होती है दो बिंदियां, ठीक है।
ऊपर और नीचे, इन्हें विसर्ग कहते हैं। अगर आधा विसर्ग हो, इन विसर्ग को काट दिया जाए, आधा विसर्ग किस किस के प्रारंभ में हो, प्राक में हो, प्रारंभ में हो क और ख के प्रारंभ में अर्ध विसर्ग हो, तो ये क्या होंगे, ये हमारे जिह्वामूल्यम वर्ण होंगे। कौन से वर्ण होंगे, जिह्वामूल्य वर्ण होंगे, ठीक है। ये हमारे आयोग वह में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, यदि का और खा से पहले अर्ध स्वर्ग आए तो वे हमारे जिह्वामूल्यम वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासिका अनुस्वारस्य। क्या, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात नासिक अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते होंगे क्या होता है, अनुस्वार ये होता है हमारा अनुस्वार, एक जो छोटी सी बिंदी होती है ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर जो छोटी बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, नासिका, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, रमेशम, देखिए ये रमेश है, रमेश के ऊपर हमने एक बिंदी लगा दी तो क्या पड़ जाएगा, रमेशम, रमेशम, ये नासिका से उच्चारित होएगा, ठीक है, रमेशम। राम, राम के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए, ये अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार हो गया तो क्या पड़ जाएगा, रामम, ठीक है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, कात्यायन री और री को क्या माना है, सवर्णी माना है। सवर्णी यानी कि एक इनका जो उच्चार स्थान है वो सेम माना है। जैसे कि हम अभी, मैंने आपको जितना भी टॉपिक बताया है वो सारा हमारा महर्षि पाणिनि से रिलेटेड है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो महर्षि पाणिनि को फॉलो करते हैं। कात्यायन ने अपने जो वार्तिक है वो अलग दिए हैं, तो कात्यायन से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन कात्यायन से रिलेटेड पूछ जाएगा तो आप कात्यायन से रिलेटेड ही बताएंगे, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं, टेट में हम फॉलो करते हैं, वो हम महर्षि पाणिनि जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि कात्यायन के अनुसार री और री को क्या माना गया, इनको सवर्णी माना गया है, री और री का उच्चारण स्थान एक ही माना गया, जबकि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है, इनका उच्चारण स्थान विभिन्न है, अलग है, बिल्कुल, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।